तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज लेकर आए हैं आपके लिए बीएनएस 2023 यानी भारतीय न्याय संहिता 2023। इसकी इम्पोर्टेंट क्लास, इसका पहले एक वीडियो हमने बना रखा है, उसको आप पहले देख लीजिए। उसके बाद इसको देखिए, ये सेकंड पार्ट है हमारी भारतीय न्याय संहिता के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट चल रही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। अगर आप हमारे नए सब्सक्राइबर हैं तो आप अच्छे से देखिए, हम इस पे हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और नॉलेज के लिए तो होते ही हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, अपराध के लिए प्रतिनिहित दायित्व से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वैकेरियस लायबिलिटी इन क्राइम? दोस्तों, आपराधिक विधि में साधारणतया जनरली आपराधिक दायित्व उसी व्यक्ति पर होता है जिसने वह अपराध कृत्य किया है। दोस्तों, हमारी जो आपराधिक विधि है, क्रिमिनल लॉज हैं, वो जनरली यही बताते हैं कि ए ने कोई अपराध किया तो उस अपराध के लिए एक ही लेवलिटी होगी, एक का ही दायित्व होगा। ठीक है, एक को दंड दिया जाएगा जितना उसने अपराध किया है। ठीक है, उसके माध्यम से जो विधि द्वारा बताया गया है। ठीक है, जिसने वो अपराध किया है कि उसके बजाय या उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को। अब ये नहीं कि कृत्य ए ने किया है अपराधिक और बोल दे बी को सजा दे दो, ए बोल दे कि हमारी जगह भाई बी को सजा दे दो, या बी बोलने लगे कि ए को मत सजा दीजिए, हमें दे दीजिए। ऐसा नहीं होगा। ए ने गलत गलत काम किया है तो सजा ए को ही मिलेगी, बी को नहीं मिलेगी। ठीक है दोस्तों, प्रतिनिहित दायित्व का सिद्धांत अपकृत्यों के लिए प्रायः लागू किया जाता है। जो हमारे टॉर्ट्स होते हैं, गलतियां होती हैं, आपने अगर टॉर्ट्स पढ़ा हो तो उसमें वैकेरियस लायबिलिटी के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत विशेष परिस्थितियों में अपकृतकर्ता का दायित्व उसकी ओर से कोई अन्य तीसरा व्यक्ति वहन करता है। ठीक है, जैसे सेवक के अपकृत के लिए मालिक का दायित्व। टॉर्ट्स में जो बताया गया है, अगर आपने पढ़ा हो तो टॉर्ट्स में वैकेरियस लायबिलिटी के बारे में बताया गया है कि अगर सेवक के द्वारा कोई गलती की जाती है, ठीक है, काम करते हुए, तो उसका दायित्व उसके मालिक के ऊपर होता है। ठीक है, परंतु परंतु यह सिद्धांत अपराध विधि में लागू नहीं होता। वैकेरियस लायबिलिटी क्राइम में लागू नहीं होती। अगर क्राइम उसका पर्सनल होता है, ठीक है, पर्सनल अपने दिमाग से उसने क्राइम किया है, वो उसका पर्सनल होता है, किसी तीसरे को उसकी सजा नहीं दी जा सकती या किसी दूसरे को नहीं दी जा सकती। अतः अपराध के लिए समानता उसी व्यक्ति को दंडित किया जाता है जिसने अपराध कारित किया है, ना कि उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति को। तो हमारा जो क्रिमिनल लॉज होते हैं, जिसने अपराध किया है उसी को दंड दिया जाएगा। ठीक है, इसमें वैकेरियस लायबिलिटी के बारे में आप नहीं कर सकते। ठीक है, कि मालिक का सेवक जो है किसी के जाकर हत्या कर दी जाके, ठीक है, तो उसका हत्या का जुर्म उसके मालिक के ऊपर थोड़ी ना आएगा, उसी के ऊपर आएगा। ठीक है, ये क्रिमिनल में नहीं चलता। हाँ, टॉर्ट्स में चल जाता है कि अगर उसने कोई गलती कर दी जाके, अपने ऑन ड्यूटी में उसने कोई गलती कर दी, तो वो मालिक के ऊपर जाएगी। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा यह है, सहमति को परिभाषित कर इसे स्पष्ट कीजिए। डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंसेंट। इस सहमति, तो इसके बारे में आज समझेंगे सहमति क्या होती है। ठीक है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता में सहमति को परिभाषित नहीं किया गया है, परंतु संहिता के कई स्थानों पर सहमति शब्द का प्रयोग अवश्य किया गया है। सहमति अभिव्यक्त या विवेचित हो सकती है। सहमति लिखित द्वारा हो सकती है या बोलकर हो सकती है। ठीक है, आपने बोला कि हाँ भाई इतने का सौदा हो गया, कर ले, तो आपने बोला हाँ कर लीजिए, तो या बोलकर हो गई या लिख के दे दिया कि इतनी चीज़ इतने में खरीदी जानी है या इतने में सौदा होना है, लिख के दे दिया। ठीक है, तो कंसेंट दे दी अपनी। ठीक है, तो सहमत दो प्रकार की हो सकती है, या आप बोलकर दे सकते हैं या लिख कर दे सकते हैं। जनरली तो आप जैसे सामान लेने जाते हैं तो बोल ही कर बोलते हैं, कहीं कहीं पर लिख कर भेजा जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे सहमति के बारे में। सहमति से आशय यह है कि वह व्यक्ति जिसने सम्मति दी है अपहान को जोखिम उठाने को तैयार है। यदि कोई अपहान घटित होती है, यदि कोई हानि होती है, सहमति से किए गए कार्यों का आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गई। देखिए, जनरली अगर आपने सहमति दे दी है, ठीक है, अगर उससे कोई हानि हो जाती है तो उसके लिए दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान है। आप उसके लिए कोई भी वाद नहीं दाखिल कर सकते। ठीक है, आपकी सहमति के बाद। ठीक है, अगर सहमति है और कोई हानि हो जाती है तो उससे
आपराधिक दायित्व से उन्मुक्ति प्रदान की गई है। ठीक है, यहाँ सिंपल से कहने मतलब है, अगर आपने किसी से सहमति ले ली है कि हम आपका इतना नुकसान कर दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, उसने कहा चलो ठीक है, तो उससे अब वो बाद में आपराधिक दायित्व नहीं ला सकता। ठीक है, कि इन्होंने हमारा इतना नुकसान कर दिया। अब वही बोलेगा जाके भाई इन्होंने सहमति दी थी। अब सहमति तो दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी? एक बोल कर दी, एक लिख कर दी। ठीक है, तो दोनों द्वारा सहमति दी जा सकती है। सहमति के बारे में तो समझे हुए होंगे, अगर सहमति के द्वारा आप किसी की हानि भी कर देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो ये हमारी सहमति के बारे में बताया गया है। तो सहमत बहुत जरूरी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रयत्न एवं तैयारी में क्या अंतर है? व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन अटेम्प्ट एंड प्रेपरेशन? तो दोस्तों, अटेम्प्ट एंड प्रिपरेशन, इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके पिछले वीडियो में, इसमें भी बता देते हैं अंतर क्या है दोनों में, कि प्रयत्न और तैयारी। प्रयत्न करना एक अपराध माना जाता है। ठीक है, क्राइम करने के लिए एक अटेम्प्ट कर दिया तो अपराध माना जाता है। तैयारी करना ही स्वयं में अपराध नहीं होता। ठीक है, तैयारी करना स्वयं में अपराध नहीं होता, लेकिन प्रयत्न करना, तैयारी जब तक कर रहे हैं तो आप अपराध नहीं है, लेकिन जहां आपने प्रयत्न कर दिया तो अपराध की कोटि में आ जाता है। दूसरा क्या है, प्रयत्न तब तक कहा जाता है जब किसी अपराध को करने की चेष्टा हो जाती है। अटेम्प्ट तब कहा जाता है जब आप किसी अपराध को करने की चेष्टा कर लेते हैं, लेकिन किसी अपराध को करने के लिए साधन जुटाना या उपायों की व्यवस्था करना है तैयारी है। जब आपको किसी अपराध को करने की आपकी चेष्टा हो जाती है तब वो प्रयत्न कहलाता है, लेकिन किसी अपराध करने के लिए आप साधन जुटा रहे हैं, उपयोगी की व्यवस्था कर रहे हैं, वो तैयारी कहलाती है। दोस्तों सिंपल सी बात है, प्रयत्न तब कहा जाएगा जब आप किसी अपराध करने के लिए चेष्टा से आ जाते हैं कि आप ये कर ही देंगे, लेकिन उसके लिए जब साधन जुटाते हैं, ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, तो वो सब क्या होती है? तैयारी होती है। ये दूसरा था। तीसरा क्या है, जो संहिता है अपराध करने के प्रयत्न को दंडनीय घोषित करती है। जो हमारी न्याय संहिता है, ये अपराध करने के प्रयत्न को दंडनीय घोषित करती है। संहिता में लिखा है कि आपने कभी अपराध करने के लिए प्रयत्न किया तो वो भी दंडनीय है। ठीक है, आपने किसी के ऊपर गोली चलाई, अब गोली नहीं लगी, किसी और जगह लग गई, लेकिन फिर भी आपने अपराध कर दिया। आप तो कहेंगे हमने तो गोली चलाई थी, उसके लगी नहीं, लेकिन आपने मारने की कोशिश तो करी। ठीक है, तो ये अपराधी कोटि में आ गया। संहिता समानतः अपराध की तैयारी करने को दंडनीय अपराध नहीं घोषित करती। जो न्याय संहिता है ये अपराध की तैयारी करने के लिए दंडनीय अपराध नहीं घोषित करती, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस में होती है जो तैयारी मात्र से ही अपराध होता है। जैसे देश के विरुद्ध कोई कार्य करना, तैयारी जुटाना, कोई ऐसा करना जिससे कोई दंगा फसाद होने वाला है, आप तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी एक अपराध है। तो आप दोनों समझ गए होंगे, तैयारी जो होती है वो अटेम्प्ट के पहले की बात होती है। ठीक है, प्रयत्न के पहले की बात तैयारी करते हैं लोग, तब प्रयत्न करते हैं, अपराध करते हैं। तो इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, कूटकरण क्या होती है, काउंटर फिटिंग क्या होती है, इसके बारे में समझते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 सब क्लॉज 4 में कूटकरण की परिभाषा दी गई है। जो भारतीय न्याय संहिता की धारा है 2 सब क्लॉज 4 में कूटकरण, काउंटर फिटिंग के बारे में बताया गया। दोस्तों इसके अनुसार जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से निर्मित करता है कि वह उस सादृश्य से प्रवंचना करे, या यह संभाव जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण कहलाता है या कहा जाता है। दोस्तों कोई व्यक्ति किसी दूसरी चीज का सेम बनाता है, ठीक है, आप रुपए छाप रहे हैं, अब आपका आशय है कि ये रुपए मैं छापने के बाद इसको चलाऊंगा, यूज करूंगा, ठीक है, तो आप काउंटर फिटिंग कर रहे हैं और ये एक अपराध है। तो आप ऐसा कोई सेम सदृश चीज बनाते हैं, एक चीज से दूसरी चीज, मतलब एक नोट से आप दूसरी नोट बना रहे हैं सेम टू सेम, और फिर आपके मन में है कि हम इसको चलाएंगे, तो आप एक काउंटर फिटिंग कर रहे हैं और यह अपराध है भारतीय न्याय संहिता। ठीक है, तो आगे चलते हैं क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान आशय से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉमन इंटेंशन? समान आशय का मतलब ये होता है कि आपका आशय मेरा आशय सेम है, ठीक है, इंटेंशन तो इम्पोर्टेंट है ही है। अब 2-3 लोग का सेम आशय है कॉलेज जाना, वहां पर जाकर पढ़ना है, ठीक है, तो ये समान आशय होता है,
आइए इसको अच्छे से समझते हैं। समान आशय से तात्पर्य है कि चित्त का मिलन। जब कई व्यक्तियों को किसी कार्य को करने में उस कार्य के आशय की जानकारी हो तो कहा जाएगा कि उनके चित्त का मिलन है। अतः सबका समान न्यास है। दोस्तों, सभी लोग मिलकर जो कार्य करने जा रहे हैं उसके बारे में उनको पता है कि ये कार्य करने के बाद क्या होगा, ठीक है, तब भी सब मिलकर काम कर रहे हैं तो एक समान न्यास की कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो इसके बारे में समझ गए होंगे। भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 में प्रावधान किया गया है कि समान आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्य अथवा जबकि कोई आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा अपने सबके समान आशय को अग्रसर करने में किया जाता है। मतलब कोई भी कार्य किया गया है, आपराधिक कार्य कई व्यक्तियों द्वारा एक ही आशय से किया जा रहा है, ठीक है। 4-5 लोग मिलकर एक को पीट रहे हैं, सेम आशय कि हम इसको पीटेंगे, ठीक है, पीटने के आशय से काम कर रहे हैं, तो सभी एकजुट से उस अपराध के लिए दायित्व है, ठीक है, दायी रहेंगे। तब ऐसे व्यक्तियों में से हर व्यक्ति उस कार्य के लिए उसी प्रकार दायित्व के अधीन है, मानो वह कार्य अकेले उसी ने किया हो, ठीक है। अगर सभी लोग कॉमन इंटेंशन से कोई काम करते हैं तो ऐसा माना जाएगा किसी एक लोगों ने नहीं किया, सभी लोग कॉमन इंटेंशन से, इस आशय में माना जाएगा कि एक ही बंदा ने किया है क्योंकि सबका कॉमन इंटेंशन था, ठीक है, तो सभी ने किया है, ठीक है, सबके ऊपर वही लायबल होगा, सबके ऊपर, हर एक व्यक्ति के ऊपर वही दायित्व होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा कॉमन इंटेंशन। इसके बारे में आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। कपटपूर्ण को परिभाषित कीजिए। डिफाइन फ्रॉडुलेंटली, मतलब कपटपूर्ण क्या है। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2 सब क्लॉज 9 में कपटपूर्ण को परिभाषित किया गया है। धारा 2 सब क्लॉज 9 के अनुसार कोई व्यक्ति किसी बात को कपटपूर्ण करता है या कहा जाता है कि यदि वह उस बात को कपट करने के आशय से करता है, अन्यथा नहीं। कोई बात कोई कपटपूर्ण करता है, फ्रॉडुलेंटली करता है, तो उसका आशय कपट करने का होना चाहिए, ठीक है। कोई भी काम करता है तो उस काम को कपट करने के आशय से करता है तो कपटपूर्ण कहलाता है, फ्रॉडुलेंटली कहलाता है, ठीक है। किसी ने किसी के पैसे ले लिए, ठीक है, अब उसका इंटेंशन नहीं है देने का, उसका कपट करने का है, ठीक है, तो वो आज टरका रहा है, कल टरका रहा है, बोला हम 10 दिन बाद दे देंगे, 15 दिन बाद दे देंगे, लेकिन उसका इंटेंशन क्या है कि हम नहीं देंगे, तो ये क्या हो गया, फ्रॉडुलेंटली हो गया कि नहीं हो गया। वो आज नहीं दोगे, कल नहीं दोगे, एक दिन वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा, ठीक है। तो इसमें केस भी दे रखे हैं, इसको समझते हैं। केस में क्या कहा गया है। रामचंद्र गुर्जर बनाम सम्राट 1937 का है। इस वाद में कहा गया कि कोई कृत कपटपूर्ण है अथवा नहीं, यह जानने के लिए उस कृत को करने वाले व्यक्ति का आशय महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है उस व्यक्ति का आशय क्या है, कि कपटपूर्ण करने का है या नहीं है, तो उसके कृत्य से समझ में आता है। अब कोई भी व्यक्ति बोल रहा है हम 10 दिन बाद आपको पैसे दे देंगे, चलो ठीक है, फिर दूसरे 10 दिन बाद बोल रहा है, फिर 10 दिन बाद कोई नया बहाना बना रहा है, ऐसे करते करते बहुत दिन हो गए, तो अब उसका तो इंटेंशन साफ समझ में आ रहा है कि भाई इनको देने का मन ही नहीं है, नहीं तो थोड़ा ही थोड़ा देते, ठीक है। तो दोस्तों आशय इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आशय का अनुमान प्राय अभियुक्त के आचरण से लगाया जा सकता है। जिसने फ्रॉड करने की इंटेंशन रखी है उसके आचरण से लगाया जा सकता है कि उसका आचरण कैसा है, देने का है कि नहीं देने का, फ्रॉड करने का है या नहीं करने का। दोस्तों एक और केस है, डॉक्टर विमला देवी बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1963 के वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अब निर्धारित किया कि कपट में 2 तत्वों का समावेश है। कपट में कितने तत्व हैं, 2 तत्व। कौन कौन से, धोखा, सबसे पहले उसका धोखा देने का इंटेंशन होना चाहिए। दूसरा, जिस व्यक्ति के प्रति कपट किया गया है उसे क्षति, यह आवश्यक नहीं है कि क्षति आर्थिक ही हो, वह मानसिक प्रतिष्ठा से संबंधित या अन्य किसी प्रकार की भी हो सकती है। अब दोस्तों देखो, जैसे किसी व्यक्ति के साथ कपट हुआ है तो उसको क्षति होनी चाहिए। अब क्षति सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, यह आर्थिक भी हो सकती है, उसकी मानसिक की भी हो सकती है, उसकी प्रतिष्ठा की भी हो सकती है, या अन्य किसी प्रकार की हो सकती है, ठीक है। ये पहला तो धोखा होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति के, मान लो एक प्रति हुआ है कपट, बी ने किया है, तो अब ए को क्षति होनी चाहिए। क्षति आर्थिक हो सकती है, उसकी मानसिक हो सकती है, प्रतिष्ठा संबंधित हो सकती है, या अन्य किसी प्रकार की हो सकती है, ठीक है, तो क्षति होना चाहिए।
इसके बारे में आप समझ गए होंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो ये हमारा कपटपूर्ण था। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए तो देखो, हम तो आपको केस भी बताए हैं। एक अच्छे से केस डाउट, ये सुप्रीम कोर्ट वाला वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें 2 तत्वों के बारे में बताया गया है। आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप उसको समझिए भाई, कपट तो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों ये हमारे थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट था और इसके पार्ट लाएंगे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन बनते हैं भारतीय न्याय संहिता में, हर एक टॉपिक को आपको बताएंगे, ठीक है, जिससे आपके नॉलेज को इंक्रीज हो और आपके जो एग्ज़ाम हो उसमें भी आपके अच्छे मार्क्स आए, क्योंकि बिकॉज आप पढ़ रहे हो यार, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, भले किताब नहीं पढ़ रहे हो, यूट्यूब में वीडियो देख रहे हो, ठीक, तो उससे भी नॉलेज तो बढ़ी रही, तभी आप एग्ज़ाम देंगे। एग्ज़ाम दीजिए। और हाँ देखो, फिर से वही, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको यह पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आराम से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। और हाँ, कमेंट करके हमें बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट करके बताइए। देखो, सारे वीडियो लाएंगे, अगर आप लगातार देख रहे हैं तो हम सभी वीडियो लाएंगे धीरे धीरे। हर सेमेस्टर का हर सब्जेक्ट के वीडियो लाएंगे, थोड़ा टाइम लगता है बनाने में, लिखने में, सब कुछ करने में टाइम लगता है, इसी वजह से थोड़ा लेट हो जाते हैं, ठीक। बाकी वीडियो लाएंगे सभी, कार्य प्रगति पर है, वीडियो आते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।